आज हम नई शिक्षा नीति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चर्चा का दृष्टिकोण कंपैरेटिव होगा और क्रिटिकल होगा, जो मेंस और इंटरव्यू दोनों को संदर्भित करके होगा। कंपैरेटिव का मतलब है कि भारत में जो पूर्व की शिक्षा नीति है उसकी हम चर्चा करेंगे और उन शिक्षा नीति में क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या कमियाँ थी और इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया। एक कंपैरेटिव इस तरह से करेंगे। और दूसरी चीज़ कि द फीचर ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि मेंस में भी और इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आप इस शिक्षा नीति में को क्या क्या संदर्भ ऐसा देखते हैं जो आपको नकारात्मक नज़र आता है या क्या क्या कमी नज़र आती है, ये पूछा जाएगा। क्योंकि यह मान के चलें कि सकारात्मक रूप से तो सभी इस चीज़ को रखेंगे, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछना जरूर चाहेगा कि इसके आपको क्या क्या नकारात्मक पक्ष नज़र आए, तो वो भी आपको जानना चाहिए। दूसरा इसका एक और संदर्भ है, इस शिक्षा नीति पे किनका किनका प्रभाव है, क्योंकि 34 वर्ष के बाद शिक्षा नीति अपनाई गई है। कस्तूरी रंगन कमेटी से पहले भी कई कमेटियां गठित की गई थी। सभी के साझा सुझाव को इसमें इनकॉर्पोरेट करा गया है। तो ये समझ बनाना जरूरी होगा, क्योंकि आप ये नहीं मान के चल सकते हैं कि दिस ऑल आर न्यू इनोवेशन बाय एनी गवर्नमेंट और एनी थिंकर। प्रभाव आपको नजर आएगा और इंटरव्यू बोर्ड में आपको पूछा जाएगा कि इस शिक्षा नीति पर किसका किसका प्रभाव है। जैसे गांधी का क्या प्रभाव है, टैगोर का क्या प्रभाव है, उसके बाद नेहरू का क्या प्रभाव है देखने को मिलता है। इन चीज़ों पर भी आपको एक समग्रता से देखने की जरूरत है। तो और इसका आफ्टर इफेक्ट क्या क्या होगा, तो उसमें सिर्फ आप पॉजिटिव पर ना जाएं, नेगेटिव एस्पेक्ट को भी आपको देखना ही होगा। दूसरा, क्योंकि एक चीज आप मान के रखेंगे कि दिस इज पॉलिसी नॉट अ एक्ट। एक्ट मतलब होता है कानून जो बाध्यकारी होता है, और पॉलिसी जो है वो बाध्यकारी नहीं होता है। इट इज ओनली अ रिकमेंडेशन। आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसमें जिन जिन चीजों को लेना चाहती है वो ले सकती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन फोकस्ड ऑन स्टेट, राज्यों के द्वारा इसको ज्यादा क्रियान्वित किया जाता है। तो जिस एकरूपता की बात इसमें कही गई है, क्या वो उसका व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन संभव है या नहीं, ये भी इंटरव्यू बोर्ड में काफी आपको पूछा जाएगा। तो इन संदर्भों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसको हम 3 दौर में बताते हैं। एक तो जो इससे पूर्व की जो शिक्षा नीति जो थी उन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझेंगे, एक। दूसरा पार्ट द फीचर ऑफ दिस, और तीसरा पार्ट क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ दिस, ठीक है ना, विथ कंपैरेटिव व्यू। और चौथा पार्ट है यह प्रभावित किससे है,
मतलब किन किन लोगों की शिक्षा नीति का स्वरूप इसमें नजर आता है, नेचर नजर आता है, उस चीज को भी देखेंगे। यानी 4 प्रभावित किस किस से है, तो हम 4 चीजों को देख करके हम चीजों को रखेंगे सामने में। भारत में जो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत 1835 से मैकाले की शिक्षा नीति से शुरू मानी जाती है। मैकाले की शिक्षा नीति का एकमात्र उद्देश्य था एक ऐसे सहयोगी वर्ग का निर्माण करना जो प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों में उनके हितों को संरक्षित कर सके और उनकी सोच, उनकी विचारधारा, अर्थात मैकाले की शिक्षा नीति में का उद्देश्य यह था कि बाबुओं का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो अंग्रेजों के प्रशासनिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण कर सके और वह ऐसी मानसिकता से हो जो अंदर से भारतीय हो लेकिन विचारधारा से उसमें वह अंग्रेज हो जाए। दैट मीन्स ग्रे कलर, न गोरा न काला, बीच का। और इस कारण जो शिक्षा नीति अपनाई गई थी उसमें अंग्रेजियत ज्यादा थी, पश्चिम अवधारणा को पुष्ट ज्यादा किया गया था और आप ये मान सकते हैं बहुत थोड़े परिवर्तन के आधार अगर रखते हैं, थोड़ा मोड़ा परिवर्तन मान लें तो वर्तमान की शिक्षा नीति भी इसी तरह की शिक्षा नीति है, मैकाले की शिक्षा नीति से प्रभावित रही है। अतः इसमें परिवर्तन आवश्यक था क्योंकि मैकाले की शिक्षा नीति जिसका प्रभाव आज तक हम अपनी शिक्षा नीति में देख रहे हैं वह गुलामी मानसिकता का प्रतीक था, वह औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक था। उसमें यह नई शिक्षा नीति परिवर्तन करते हुए एक ऐसा स्वदेशी मॉडल है जो भारतीय संदर्भ को तो समाहित करता ही है, हमारे प्राचीन संस्कृति और परंपरा की उज्ज्वलता को भी दर्शाता है और वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप विश्व से हम कैसे जुड़ेंगे, हम इनोवेशन को कैसे बढ़ावा देंगे, इसकी भी चर्चा नई शिक्षा नीति में दिखाई देती है। मैकाले की शिक्षा नीति की एक तो जो फोकस था वह एक पश्चिमी शिक्षा, दूसरा भाषा क्या होगी, अंग्रेजी, और तीसरा निस्यंदन का सिद्धांत अर्थात फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी ये मैकाले की शिक्षा नीति का मूल आधार था और उद्देश्य तो मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ सहयोगी वर्ग तैयार करना। ना पश्चिमी शिक्षा नीति एक प्रवर्ब था अंग्रेजों के द्वारा, इट इज मिशन टू सिविलाइज अनसिविलाइज्ड पीपुल, यानी हमने जो यहां पे शासन स्थापित किया है इसका एकमात्र उद्देश्य है असभ्यों को सभ्य बनाना। और सभ्य पश्चिमी शिक्षा से ही बनाया जाता है क्योंकि जो पूर्वी शिक्षा है या प्राच्य शिक्षा है वह अंधविश्वास को बढ़ाता है, वह अतार्किक है,
उसमें धार्मिकता का पुट ज्यादा है। वो भारत को सांप और सपेरे के देश के रूप में परिवर्तित कर रहा है, और यह तभी खत्म हो सकता है जब तर्कपूर्ण पश्चिमी शिक्षा को अपनाया जाएगा। और इस संदर्भ में एक कोट आपको हर समय याद होगा, हर एक छात्र को याद होता है। उन्होंने कहा था कि जो संपूर्ण प्राच्य शिक्षा जो है, संपूर्ण जो पूर्वी शिक्षा है, वह यूरोप की एक लाइब्रेरी की, एक कमरे की, एक कोने की, एक अलमारी की, एक रैक की शिक्षा बेहतर है, पूर्वी साहित्य से बेहतर है। इस संदर्भ में उसको देखा गया था, और इस कारण हम पे पश्चिमी शिक्षा थोपी गई। नाउ यू कैन असेस, क्या पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने से हम आधुनिक हो गए? क्या पश्चिम शिक्षा प्राप्त करने से हम तरक्कीशील हो गए? क्या पश्चिम शिक्षा प्राप्त करने से हमारी सोच वैज्ञानिक हो गई? वह हर समय चर्चा का विषय रहा है। भारत में जो पश्चिमी शिक्षा की नीति को जो अपनाया गया, उससे हमारा आधुनिकीकरण नहीं हुआ, और आधुनिकीकरण हो भी नहीं सकता है। किसी भी देश या किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, उसकी शिक्षा के आधार पर, उसकी मौलिक शिक्षा के आधार पर ही हो सकता है। यू कैन नॉट से दैट यू कैन अचीव एनीथिंग बाई, अगर आप किसी का सिर्फ अंधा अनुकरण कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, हर एक चीज आधुनिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या इजराइल, क्या चाइना, क्या जापान, क्या जर्मनी, क्या रसिया, अगर आप गौर करेंगे, खास करके इजराइल, चीन और जापान आधुनिकीकरण के बड़े मॉडल हैं। विज्ञान और तकनीकी के विकास के एक बड़े उदाहरण के रूप में माने जाते हैं, लेकिन इनकी शिक्षा पश्चिमी शिक्षा नहीं थी। इनकी शिक्षा इनकी अपनी मौलिक शिक्षा थी। इन्होंने पश्चिम का अंधानुकरण नहीं किया। तो लेकिन आजादी से पहले भी थोड़े फेरबदल के बाद मैकाले की शिक्षा नीति को ही हम अपनाते रहे, पश्चिमी शिक्षा नीति को, और आजादी के बाद भी हम थोड़े फेरबदल के बाद मैकाले की शिक्षा नीति ही अपनाती रहे। ऐसा हम नहीं कह सकते कि मैकाले की शिक्षा नीति इरेशनल थी, अतार्किक थी, या उसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ। निश्चिततया स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा मैकाले की शिक्षा नीति की एक देन है, क्योंकि पश्चिम शिक्षा, पश्चिम साहित्य के अध्ययन के द्वारा हमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के प्रति, लोकतंत्र के प्रति हमारी समझ विकसित हुई, जिसके कारण आज हम आधुनिक लोकतंत्र के रूप में विश्व में एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। पश्चिम शिक्षा के द्वारा हमारा वैश्विक जुड़ाव हुआ। आज अगर विश्व एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया, वर्ल्ड चेंज एज ए ग्लोबल विलेज, तो आज हम ग्लोबल विलेज में एक बड़े प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। आज हम पश्चिम शिक्षा नीति के कारण ही आउटसोर्सिंग में हमारी पहुंच बेहतर है। बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं करते हैं, आते हैं अंग्रेजी माध्यम
उन्होंने बताया अंग्रेजी। इस संदर्भ में मेरा यह कहना है, किसी भी देश का विकास उसकी भाषा एवं संस्कृति के आधार पर ही होता रहा है। जैसे इजराइल, जापान, जर्मनी, रसिया, उनका विकास अंग्रेजी भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। उनका विकास उनकी अपनी भाषा पर हुआ है। वैसे भी मैं बता दूं, अंग्रेजी मूर्खों की भाषा रही है। जो यूरोप में मूर्ख लोग हुआ करते थे वही अंग्रेजी बोलते थे। और अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे, आज भी ऑक्सफोर्ड के द्वारा बहुत सारे रिसर्च करने के बावजूद भी आज भी 80% जो वर्ड हैं, जो डायलेक्ट हैं, वह इंग्लिश नहीं है, आइदर फ्रेंच, स्पेनिश और लैटिन है, जिसकी मूल शब्द 20% भी नहीं हो। यह यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में मूर्खों के द्वारा बोली जाती थी। चौसर और शेक्सपियर के द्वारा, विशेषकर शेक्सपियर के द्वारा जो स्टोरी फ्रेमिंग हुई, जो नॉवेल लिखे गए, उसकी इतनी धूम मची कि उसको पढ़ने के लिए लोगों ने अंग्रेजी भाषा सीखी। यानी मूर्खों की भाषा है। अंग्रेजी में वो वैज्ञानिकता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे ब्रिटेन ने हमें उपनिवेश बनाया, तो उपनिवेश में राजनीतिक, आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम बनाया जाता है, तो बनाया गया। और आज अगर आप गौर करेंगे, हु इज द रूलर? आज मैकाले की शिक्षा नीति का प्रभाव देखिए, हर समय से रहा है। जो एलिट क्लास हैं वो शासन करते रहे, और राजकीय भाषा वही रही है जो बहुत कम लोगों के द्वारा या विशिष्ट लोगों के द्वारा बोली जाती रही है। भारत में भी यह परंपरा रही है, और आजादी के बाद यह अपेक्षा थी कि भारत एक महान लोकतंत्र बनेगा जिसकी अपनी भाषा होगी, अपनी संस्कृति होगी। आज जो 3% अंग्रेजी बोलते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पर वर्चस्व है। यह कैसा लोकतंत्र है जहां 97% शासित हो रहे हैं और 3% शासन कर रहे हैं। हम मानसिक रूप से गुलाम है, और यह कह दिया जाता है कि हिंदी में सामग्री नहीं है। सामग्री बनानी पड़ती है। नई शिक्षा नीति में कोशिश करी गई है स्थानीय भाषाओं, स्थानीय संस्कृति, राष्ट्रीय भाषा के उन्नयन की बात कही गई है। आप गौर करें, क्या इजराइल हिब्रू भाषा जो 2000 वर्ष तक लुप्तप्राय थी, और इजराइल के संगठन के बाद फिर 2000 वर्ष के बाद फिर से उस भाषा का पुनर्गठन किया गया, और उसी में भी सारी शिक्षा अपने लोग हिब्रू भाषा में दी गई, जो 2000 वर्ष के बाद लुप्तप्राय भाषा में विज्ञान और तकनीकी के सारे आयाम उसमें अगर समाहित हो, आप क्या कह सकते हैं कि इजराइल से बड़ा ब्रेन कोई है? क्या कह सकते हैं कि इजराइल की एजुकेशन पॉलिसी से बड़ी किसी की एजुकेशन पॉलिसी है? आज अगर आप पूरे नोबेल पुरस्कार का एक इतिहास दे देंगे, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में 70% जो नोबेल पुरस्कार यहूदियों को है। तो आप एक गौर करें, जर्मनी क्या अंग्रेजी भाषा से है? रसिया क्या अंग्रेजी भाषा से? और क्योंकि उन लोगों ने अपनी भाषा को सामने में रखा, इसलिए आज वो बहुत आगे है।
और हमारे यहां सारे मानव संसाधन होने के बावजूद हम गुलामी वाली मानसिकता से ग्रसित हैं, तो आज हम कितने प्रयास करने के बावजूद हम उनके समकक्ष नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा पर जोर दिया गया। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। निस्यंदन का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये मैकाले की शिक्षा नीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने सोचा कि हम उच्च वर्गों को, कुछ भारतीयों को शिक्षा दे देंगे और वो क्षण क्षण के नीचे तबके तक चला जाएगा। लेकिन ये इतिहास रहा है। जो एलिट क्लास बन जाते हैं, जो शिक्षा के ऊंचे हो जाते हैं, वो नीचे की ओर देना या नीचे से मिलना और स्वीकार करते हैं। पैरेलल कंस्ट्रक्शन होता नहीं है। शिक्षा कभी क्षण क्षण के नीचे आ नहीं सकती है, क्योंकि वो खाई बन जाती है। और इस कारण जब 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, जिसको शिक्षा के विकास के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसने कहा था फिल्ट्रेशन थ्योरी इज एब्सोल्युटली ब्लफ, और ये फेल हो गई। लेकिन फेल होने के बावजूद मैकाले की अधिकतर शिक्षा नीति को आजादी पूर्व और आजादी के बाद अपनाया गया है, जिसमें परिवर्तन देखा जाएगा। हम अब उसकी चर्चा करेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया 1835 मैकाले मिनट्स के आधार पर जो शिक्षा नीति आई थी उसको हमने देख लिया। दूसरा जो सेकंड 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच, और जैसे मैंने कहा कि यह शिक्षा के विकास के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा है। व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा? यू कैन से एट दैट टाइम इट इज अ न्यू इनोवेशन। व्हाई सो? बिकॉज पहली बार यह सोचा गया है कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में भी उच्च शिक्षा संस्थान खोले जाएंगे। मैग्ना कार्टा के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को। मैग्ना कार्टा, ईच एंड एवरी वन, मैग्ना कार्टा, यू 1215 किंग जॉन द्वितीय, किंग जॉन द्वितीय, इसके समय में जो बहुत ज्यादा फोकस है, थोड़ा सा बोल लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के समूह ने किंग जॉन के सामने में प्रस्ताव रखा कि आप हमारी मांगों को माने। मैग्ना कार्टा से प्रस्तुत किया बट रिजेक्टेड। तो वहीं पर उन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और उसको देखते हुए बाद में किंग जॉन द्वितीय ने बुला करके उनकी बातों को मान लिया। इट इज रेवोल्यूशनरी। 13वीं शताब्दी के आरंभिक समय में जब किसी लोकतांत्रिक समूह को की बातों को मानना उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो उसके बाद विश्व में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है तो उसको यूज कर दिया जाता है मैग्ना कार्टा। जैसे 1861 के एक्ट को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के विकास में मैग्ना कार्टा। 1771 के फर्रुखसियार के फरमान को क्या कहा जाता है? अंग्रेजों के विकास में मैग्ना कार्टा। पूरे विश्व में इस तरह की बात है। चलिए इसको छोड़ दें। तो उच्च शिक्षा पे फोकस किया गया। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के तर्ज पे भारत में उच्च विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाए, और उसके तहत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के तर्ज पे। दूसरा, इसमें मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी को फेल कर दिया, कहा कि बेकार है, ब्लफ है,
इसको खत्म किया जाए, क्योंकि शिक्षा छन छन के आ नहीं सकती है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर नहीं दिया गया, फंड नहीं था, और अभी भी आप कह सकते हैं इन्होंने एनजीओ पर ही छोड़ दिया प्राथमिक शिक्षा को। तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा मौलिक परिवर्तन इसमें नहीं हुआ प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में। हाँ, वर्नाकुलर शिक्षा की बात की गई। वर्नाकुलर शिक्षा का मतलब यह हुआ कि आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो और उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा, यानी फिर गौर कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो इसमें भी है, पूछा जाए तो व्हाट, क्योंकि कहीं से भी वो पूछ सकता है, व्हाट इज द इक्वालिटी बिटवीन 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच इन दिस। तो प्राथमिक शिक्षा किसमें होनी चाहिए? मातृभाषा में, उसके बाद अंग्रेजी। तो वर्नाकुलर शिक्षा की बात की गई थी। उसके बाद शिक्षा के उन्नयन के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, ठीक है ना। और डीओ पद जो देख रहे हैं वो 1854 के एक्ट के तहत ही है, 1854 एक्ट के तहत ही, याद रखिएगा। दूसरा, हर एक जिले में शिक्षकों के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया। तो एक मौलिक परिवर्तन था, ट्रेंड शिक्षक जाने चाहिए, और शिक्षा को मॉनिटर करने के लिए एक विभाग स्थापित चाहिए। तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप आया था। और विश्वविद्यालय का संदर्भ तो है ही। इसके बाद हम आते हैं 1882, हंटर कमीशन। ये भारत की पहली कमिटी थी जिसने फोकस किया था प्राथमिक शिक्षा पे। किस पे? प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया गया था, ठीक है। इससे पहले किसी भी शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा पर फोकस नहीं किया गया था। मैंने प्राथमिक शिक्षा पर भी सरकार को ध्यान देना है, वो कहा गया था हंटर शिक्षा में। और इसके अलावा इसमें अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई थी, व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई थी। इसके बाद हम आते हैं 1904 एक्ट, जो यूनिवर्सिटी एक्ट था, जो कर्जन के समय में लाया गया था, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्रांतिकारियों के मिलन को रोकने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय क्रांतिकारियों का गढ़ बनता जाता था, और सिंडिकेट में उन क्रांतिकारियों की चलती थी। तो उस सिंडिकेट में का सरकारीकरण किया गया, और उसमें सरकारी सदस्यों की ज्यादा नियुक्ति की गई, जिससे और क्रांतिकारी का गढ़ न बन सके तो एडमिशन में भी उस तरह के प्रावधान रखे गए। तो ये तो कर्व द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये कर्जन के समय यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। नाउ जो हमारे यहां आज की जो शिक्षा नीति है वह है 1917, किसकी? सैडलर कमिटी। ये जो है, इसी सैडलर कमीशन ने 10+2+3 शिक्षा नीति जो आज तक हम अपना रहे हैं, जो हमारी आज की शिक्षा नीति है वो सैडलर कमीशन के द्वारा जो 1917 में दी गई थी, 10+2+3, आज तक हम उसी को अपना रहे हैं। और उसके बाद हार्टोग समिति है। लेकिन अगर उस संदर्भ में अगर सबसे बेहतर से देखेंगे तो गांधी की वर्धा शिक्षा योजना, गौर से कीजिएगा क्योंकि कंपैरेटिव आपको बताना पड़ेगा कि गांधी की वर्धा शिक्षा योजना से क्या क्या लिया गया है नई शिक्षा नीति में। तो गांधी की वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है, और इसके सीईओ थे जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन। प्रथम शिक्षा मंत्री थे नहीं, मौलाना आजाद।
तो जाकिर हुसैन की जो गांधी शिक्षा की वर्धा शिक्षा योजना, उसकी इंपॉर्टेंस को हम बताएं। गांधी की वर्धा शिक्षा योजना जो 1937 में जाकिर हुसैन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, उसका जो स्वरूप था उसमें एक तो बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा जिसको आप कह सकते हैं बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। दूसरा उच्च शिक्षा, दूसरा हायर एजुकेशन, इसके अलावा उन्होंने शिक्षा में लैंगिक समानता, प्रौढ़ शिक्षा की भी वकालत की थी। जो बेसिक शिक्षा थी वह पहला था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। पहला पॉइंट हुआ 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसके बाद था कि दूसरा रखिए औद्योगिक शिक्षा। प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर ही अभिरुचि के आधार पर जो है वह भूगोल, इतिहास और गणित के साथ जो है वह रोजगार परक स्वावलंबी शिक्षा, यानी रोजगार परक स्वावलंबी शिक्षा की बात की है। यानी माध्यमिक और स्तर पर तक, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर ही जो है वह रोजगार परक अभिरुचि के अनुसार शिक्षा की बात है, और ये नई शिक्षा नीति में आपको स्पष्ट नजर आती है कि औद्योगिक शिक्षा उसे होनी चाहिए। तीसरा है कि शिक्षा का जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका एक निश्चित अवधि होना चाहिए, जो इन्होंने कहा है कम से कम 7 वर्ष, ये निश्चित अवधि होनी चाहिए, 7 वर्ष का होना चाहिए। उसके अलावा चौथा जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है वह मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा, ये भी आपको नई शिक्षा में है कि शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। वह अंग्रेजी शिक्षा के अनिवार्य के विरोधी थे। अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य करने के विरोधी थे। यहां भी अगर देखेंगे हम तो गांधी जी का प्रभाव नई शिक्षा नीति में है। अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य करने के विरोधी थे, और अगर देखेंगे तो अंग्रेजी को एक विषय के रूप में लिया गया है। अंग्रेजी अनिवार्य भाषागत जो है वो शिक्षा अंग्रेजी में आप देने से हटाई गई है। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं गांधीवादी नीति को अपना हुआ गया है। उसके अलावा एक और लिखिए, विशेषज्ञ बनाने का पहल है, खास करके रोजगार को संदर्भ में, रोजगार परक शिक्षा का है। ये भी आप देख सकते हैं
कि आरंभिक स्तर पर ही रोजगार परक शिक्षा दिया जाए, जो विशेष विशेषज्ञ उनको बनाई जाए। ठीक है। और एक और है कि नैतिक शिक्षा की बात की गई है, क्योंकि गांधी जी का कहना था शिक्षा का उद्देश्य नैतिक होना चाहिए, आत्मपरक होना चाहिए और परम तत्व की प्राप्ति होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति साध्य और साधन के बीच की जो पवित्रता है उसको अपनाए। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे इन शिक्षा, इसके अलावा तो उच्च शिक्षा में जो उनका स्वरूप है वो कुछ बहुत डिफरेंट है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा का जो वहन है, वहन पूर्ण रूप से राज्य पर नहीं होना चाहिए, राज्य पर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जैसे तकनीकी या विज्ञान संबंधी शिक्षा, इसके भार का वहन जो है वह औद्योगिक प्रतिष्ठानों को होना चाहिए, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को। गांधी जी का कहना था कि तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त लोग पूंजीपतियों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उससे लाभ होता है या ये उसी में जाके काम करेंगे। तो तकनीकी और विज्ञान शिक्षा का जो भार है उसका वहन औद्योगिक प्रतिष्ठानों या पूंजीपतियों के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज जो है इसका जो है अस्पताल से जोड़ देना चाहिए, अस्पताल से, और यही इसका वहन करेगा अस्पताल। तीसरा उन्होंने कहा था कृषि विद्यालय जो है वह स्वपोषी होना चाहिए, यानी अपने कृषि अनुसंधानों के द्वारा जो उत्पादन करेंगे उससे जो प्राप्त वित्त होगा उसी से कृषि विश्वविद्यालय जो है वह स्वपोषी होना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा था कला विषय के शिक्षा का वहन राज्य करे। तो ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज था जो बहुत हद तक उच्च शिक्षा के संदर्भ में स्वपोषी वाली बात नहीं है। तकनीकी और विज्ञान शिक्षा का निजीकरण करने पर ज़्यादा जोर इस शिक्षा में भी है। तो यहाँ आप कह सकते हैं गांधीवादी प्रभाव नई शिक्षा नीति में देखने को मिलती है। इसके अलावा हम फिर टैगोर का नई शिक्षा नीति में क्या प्रभाव होगा, गांधी की क्या शिक्षित प्रभाव होगा, नेहरू का क्या प्रभाव था, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम वर्धा शिक्षा योजना से आगे बढ़ जाते हैं। 1944 में सार्जेंट योजना आई थी, सार्जेंट योजना। इसने एक तो कहा 6 से 11 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। उसके बाद अगर कहा गया कि छात्रों को, जो कमजोर छात्र हैं उसको पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करना चाहिए और 40 वर्ष में शिक्षा का पुनर्निर्माण करना चाहिए, सार्जेंट योजना है। इसके बाद 1948 में राधाकृष्णन आयोग गठित किया गया था, राधाकृष्णन आयोग गठित किया गया था और इसी के सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना हुई, इसी के सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना हुई। और आगे आप देखेंगे 1968 में जो है वो शिक्षा नीति अपनाई गई थी और
फिर 1986 में, जिसको 1992 में संशोधन किया गया था। जो आज हम शिक्षा मंत्री जो शब्द देख रहे हैं, तो 1986 से पहले शिक्षा मंत्री ही हुआ करते थे। 1986 की जो शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति इससे पहले कही जाती थी, उसी में शिक्षा मंत्रालय की जगह मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना की गई। यहां मानव संसाधन मंत्रालय का संदर्भ यह है कि शिक्षा का विकास संपूर्णता से हो। जैसे भारत में निरक्षरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो उनका कैसे विकास होगा? तो प्रौढ़ शिक्षा के विकास की यहां संकल्पना की गई। यानी यहां शिक्षा सिर्फ जो विद्यार्थी उसको लेकर के नहीं था, यहां है कि हर एक मानव संसाधन को रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तो उसका उद्देश्य मानव संसाधन के इष्टतम उपयोग पर आधारित 1986 की शिक्षा नीति थी। अगर हम यहां शिक्षा का अगर उद्देश्य रखेंगे, तो नई शिक्षा नीति में देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा की कहीं चर्चा नहीं है, और यह इसकी आलोचनात्मक रूप से हम अब देखेंगे, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा जो है वह मानव संसाधन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। हर एक शिक्षा को ग्रहण करेगा, उस संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। तो मानव संसाधन मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय करना, इससे यह पता जरूर चलता है नई शिक्षा नीति में, छात्रों के शिक्षा के सर्वांगीण विकास, यानी छात्रों पर कंसंट्रेट किया गया है, छात्रों की शिक्षा पर कंसंट्रेट किया गया है। लेकिन इससे यह भी लगता है कि संपूर्ण मानव संसाधन का उपयोग करने का संदर्भ नहीं है। यह अभी अस्पष्ट है, लेकिन यह शब्दों से होता है। शिक्षा मंत्रालय, दैट मीन्स फोकस ओनली ऑन एजुकेशन ऑफ ए स्टूडेंट, बट मानव संसाधन एक जो होलिस्टिक वे में, है ना, शिक्षा के साथ मानव संसाधन का कैसे उपयोग किया जा सकता है, उस संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। अब हम दूसरी श्रृंखला में, इसी के श्रृंखला में हम नई शिक्षा नीति पर पूर्ण रूप से फोकस करेंगे। धन्यवाद।